Hello. Hello, good evening, everyone. So let us just wait for 2 minutes more and then we'll start the session. Thank you for your patience. Hello, Shruti. Can you confirm is my screen visible? Hello. Uh, Hello, Shruti. Can you confirm is my am I audible? मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? Yes. या ठीक है, थैंक यू सर. सो गुड इवनिंग एवरीवन. जो हमारा आज का सेशन है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में कमोडिटी इंडाइसेस, तो वो हम शुरू करते हैं. तो लैंग्वेज जो हम रखेंगे वो मिक्स्ड रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखेंगे. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एट द एंड ऑफ द सेशन वो हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा. मेरा नाम आयुष प्रताप सिंह कुशवाहा है. मैं एक डेप्यूटी मैनेजर हूँ क्वांट एंड मार्केट स्ट्रक्चर टीम में, और मेरे साथ श्रुति नंदिता है बिजनेस टीम से, जो मेरे साथ इस सेशन को ऑर्गेनाइज कर रही हैं. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज द ओवरव्यू, क्या है कमोडिटी डेरिवेटिव्स इकोसिस्टम का, कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है कमोडिटी एक्सचेंज का इंडिया में. तो सबसे पहले कमोडिटी ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो डेट बैक टू वो मतलब 19 सेंचुरी से चली आ रही है, जब बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद जो है ट्रेड इन अदर कमोडिटीज सच एज ऑयल सीड्स और रॉ जूट स्टार्ट हुई 1910 से 1930 के बीच में. फिर 1953 में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश किया गया. ऑन एंड ऑफ बैन्स इन द लेटर ऑफ द 20th सेंचुरी देखे गए कमोडिटीज में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिस्ट को एक्सटेंड किया जिन कमोडिटीज में डेरिवेटिव ट्रेडिंग हो सकती है 2001 में. फ्यू मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन 2003. और जो फाइनल स्टेप है, जो प्रेजेंट रेगुलेटर है हमारा सेबी, वो सितंबर 2015 में वो हमारा रेगुलेटर बना, और अभी वही सारे एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है कमोडिटी एक्सचेंजेस में. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कमोडिटीज एक्सचेंजेस इन इंडिया. तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है. उसके अंडर आता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी. उसके अंदर जितने भी एक्सचेंजेस हैं इंडिया में वो आते हैं, जो कि नेमली अगर हम बात करें तो एनसीडेक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी एंड बीएसई.
और टोटल 91 कमोडिटीज जो है वो परमिटेड है ट्रेडिंग इन द डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो व्हाट आर द स्टेप्स, मतलब क्या स्टेप्स फॉलो किए गए हैं जो अब इतना स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सपोर्ट है फ्रॉम सेबी, वो किस तरीके से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया सितंबर 2015 में सेबी ने टेक ओवर किया ऐसा रेगुलेटर। जून 2017 में सेबी ने परमिट कर दिया था ऑप्शंस इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स। सेबी परमिट्स कैटेगरी 3 एआईएफ्स। फिर अगर हम सितंबर 2017 की बात करें तो सेबी परमिट्स इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स ऑफ ब्रोकिंग। September 18 में FPIs were permitted to hedge their exposure in India markets on commodities. March 19 में mutual funds and PMS have been allowed to participate on the commodity derivatives. और जून 19 में जो है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, कमोडिटी इंडेक्स को अलाउ किया गया था इंडियन मार्केट के लिए सेबी के द्वारा। तो अगर हम कमोडिटीज़ की बात करें, जो कमोडिटी बास्केट की बात करें जो एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो अराउंड 23 कमोडिटीज आर अवेलेबल इन 6 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर ट्रेडिंग ऑन एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म। इसके अंदर हम बात करें तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं। सीरियल्स एंड पल्सेस के अंदर चना है, बार्ले है, बाजरा है, व्हीट है। स्पाइसेस के अंदर कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक है। फाइबर्स हैं, ग्वार कॉम्प्लेक्सेस हैं, ग्वारगम, ग्वार सीड है। ऑयल सीड्स के अंदर सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और मेटल, जो नॉन एग्री सेगमेंट के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो है स्टील। तो अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो डिफरेंट एनसीडेक्स के कमोडिटी इंडाइसेस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, किस तरीके से उनकी बनावट है और किस तरीके से हम उन्हें क्या यूज़ कर सकते हैं, एक आइडिया देना चाहूँगा। तो जो एनसीडेक्स एग्रीडेक्स है वो इंडिया का फर्स्ट रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चरल फ्यूचर्स इंडेक्स है, जो ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ 10 लिक्विड कमोडिटीज जो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती हैं। तो एक कंपोजिट इंडेक्स है जिसके अंदर 10 कमोडिटीज हैं, 10 लिक्विड कमोडिटीज हैं जो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होती हैं। तो अगर हम इसे समझना चाहें तो जैसे ये कंपोजिट इंडेक्स है, जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इक्विटीज मार्केट में निफ्टी 50 है या सेंसेक्स है, तो उसकी तरीके से ये एग्री कमोडिटीज का इंडेक्स है जो एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होती हैं और 10 लिक्विड कमोडिटीज का इंडेक्स है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि की फीचर्स क्या हैं एग्रीडेक्स इंडेक्स के। तो कंपोनेंट्स जो हैं उसके सिलेक्ट करने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है जो सेबी का मैंडेट है कि जो कमोडिटीज इंडेक्स का पार्ट होंगी और वो मिला के जो 80% वेटेज जो बना रही होंगी इंडेक्स का, उनका एडीटीवी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 75 करोड़ होना चाहिए। ये सेबी की गाइडलाइन है। जो ये जो इंडेक्स है एक वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, जिसका मतलब है कि जो हम वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो दो फैक्टर से कैलकुलेट कर रहे हैं। 50-50% हम वेट्स को असाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन नेशनल प्रोडक्शन, एवरेज ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या ट्रेड वैल्यू जो होगा उसका मतलब हम नेशनल प्रोडक्शन और जो लिक्विडिटी है उन दोनों फैक्टर्स को 50-50% असाइन करके इसके वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कमोडिटीज़ के इस इंडेक्स में। जब हम वेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं वो पूरे ईयर सेम रहते हैं, वो पूरे एक फाइनेंशियल ईयर सेम रहेंगे। नए नए जो वेट्स होंगे वो अप्लाई किए जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विच जिसका मतलब है कि फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ अप्रैल। और पर वो आपको 3 महीने पहले ही मार्केट को बता दिए जाते हैं, विच इज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सबको मार्केट को बता दिए जाते हैं कि क्या वेट्स रहेंगे कमोडिटीज़ के इस इंडेक्स के अंदर। फ्लोरिंग और कैपिंग का भी एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है इस इंडेक्स के अंदर। अब फ्लोरिंग का मतलब है कि मिनिमम वेट किसी कमोडिटी का कितना हो सकता है इंडेक्स में, और कैपिंग का मतलब मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम वेट्स की जो फ्लोरिंग और कैपिंग लगाने का एक जो रीजनिंग है वो इसलिए है क्योंकि ये दो, ताकि सारी कमोडिटीज़ का जो है इंडेक्स में एक्सपोजर रहे और कोई एक सिंगल कमोडिटी इंडेक्स को डोमिनेट ना करे। और रोल ओवर जो है इस इंडेक्स में, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे ये इंडेक्स बना हुआ है, तो रोल ओवर होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का इस इंडेक्स के अंदर, तो वो फर्स्ट 3 डेज ऑफ द एक्सपायरी मंथ के अंदर किया जाता है। और जो कमोडिटी सिलेक्शन है उसमें जो है बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कमोडिटीज आर कंसीडर, विच मीन्स कि सोया फॉर एग्जांपल कि सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल दोनों कंसीडर किए जाएंगे इस इंडेक्स में, वो दोनों पार्ट हो सकते हैं इस इंडेक्स का। डाइवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो इस इंडेक्स में अगर डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि कॉम्पोजिट इंडेक्स है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ कमोडिटीज पार्ट हो सकती है इस इंडेक्स का, तो जो मैक्सिमम वेटेज रखा गया है एक पर्टिकुलर सेक्टर का वो 40% रखा गया है इंडेक्स के अंदर।
वो सेम रीजनिंग की वजह से कि कोई एक सिंगल सेक्टर डोमिनेट ना कर दे इंडेक्स को। दीज आर द डिफरेंट सेक्टर जिसमें से कमोडिटी सिलेक्ट की गई है इंडेक्स के लिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडेक्स कंपोनेंट्स जो है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे सबसे मैक्सिमम वेटेज जो है इस इंडेक्स के अंदर वो चना का है 20%। और जो मैक्सिमम वेटेज किसी कमोडिटी का इस इंडेक्स के अंदर हो सकता है वो 20% है और मिनिमम वेटेज 3% है। सोयाबीन का आप देखेंगे तो सोया कॉम्प्लेक्स का देखेंगे तो सोयाबीन का 15.65 है और रिफाइंड सोया ऑयल का 12.55% वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर। आरएम सीड का 11.81, कोकुड़ का 11.22%। ग्वार कॉम्प्लेक्स का देखें तो ग्वार सीड 9.38 और ग्वारगम 7.36। स्पाइसेस में आएंगे तो जीरा का 4.51, केस्टर का 4.34 और टर्मरिक का 3.19। सो द हाईएस्ट वेटेड जो है वो 20% चना का है। और सोया कॉम्प्लेक्स जो मतलब ऑयल और ऑयल सीड्स हैं, सोयाबीन, सोया ऑयल और आरएम सीड, उनका भी बहुत हाई वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट आर जो उसके रिटर्न्स और वॉलेटिलिटी रहे हैं फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 2016 से मई 2021 तक ऑन द हिस्टोरिकल डेटा जो हमने कैलकुलेट किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स ने कंटिन्यूसली स्टेडी रिटर्न्स दिए हैं। एज हाई एज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 8.44 तक भी रिटर्न दिया है, अराउंड 8%। बहुत बार रिटर्न दिया है। तो इट हैज़ गिवन डिसेंट रिटर्न्स on month basis, and the annualized volatility is also decent for the index. The average volatility अगर हम बात करें अप्रैल 2016 से मई 2021 तक तो अराउंड 17% है for the index. What are the benefits of these NCDEX Agridex index? So one of the benefits is it can act as a overall directional indicator for the NCDEX commodities. डाइवर्सिफाइड बास्केट करता है, अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो इट कैन सर्टेनली हेल्प। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क, इसका जो कोरिलेशन है विद अदर एसेट क्लासेस एंड इंडाइसेस वो बहुत कम है। इफेक्टिव बेंचमार्किंग के लिए यूज हो सकता है। रियल टाइम कैलकुलेशन होता है इस इंडेक्स का और प्रोफेशनली मेंटेन किया जाता है ये एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड के द्वारा, जो इस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। ये सेम कंपनी जो है, ये जो हमारे इक्विटी इंडाइसेस वगैरह भी हैं जो इंडिया में है, जो एनएससी के निफ्टी वगैरह, वो भी वही मेंटेन करते हैं। दिस इज द एनसीडेक्स एग्रीडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। तो इसकी मैं आपको हाईलाइट दे दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि जो टिक साइज है वो 25 पैसे है इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड करने के लिए। और जो लॉट साइज है वो एक लॉट के अंदर 500 यूनिट्स रखी गई हैं। और वहीं अगर हम मिनिमम इनिशियल मार्जिन की बात करें तो वो 6% है इस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए, और प्राइस लिमिट 4+2% है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो एक्सपायरी डेट होगी, एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ को। तो जैसे कि अभी हमने बात करी, जो हमारा एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जो जिसके ऊपर फ्यूचर्स एटलीस्ट करीब 1 साल से ट्रेड हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारा जो एक नया प्रोडक्ट है, नए इंडाइसेस के साथ जो हम आ रहे हैं, वो है एनसीडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस, एनसीडेक्स ग्वारेक्स और एनसीडेक्स सोएडेक्स। आपको बताना चाहूँगा इन दोनों इंडाइसेस के ऊपर जो स्पॉट हैं वो लाइव हो चुके हैं ऑन 5 जुलाई 2021, और इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी हम लोग जल्दी आने वाले हैं। तो जो दो इंडाइसेस हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये सेक्टोरल इंडेक्स है, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज़ के को ही मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो एनसीडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स है वो उसके अंदर जो अंडरलाइंग है वो ग्वारसीड और ग्वारगम है। और जो एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स है उसके अंदर अंडरलाइंग है सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। तो ये जो चारों कमोडिटीज़ हैं, सोयाबीन है, रिफाइंड सोया ऑयल हुआ, ग्वारसीड और ग्वारगम, ये हाईली लिक्विड कमोडिटीज़ हैं और एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इंडेक्स को किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। तो क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट करे हैं और इस इंडेक्स को किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हमने किस तरीके से इस इंडेक्स में वेटेज कैलकुलेट किया है कमोडिटीज़ का, वो आपको बता देता हूँ। दो फैक्टर हैं वेटेज कैलकुलेट करने के लिए, वेट्स कैलकुलेशन करने के लिए। पहला फैक्टर है वही प्रोडक्शन वेट,
तो प्रोडक्शन वेट में हम देखते हैं कि नेशनल प्रोडक्शन कमोडिटी का, तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन वेट को यूजिंग द फॉर्मूला, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। जैसे कि दो कमोडिटी का ये इंडेक्स है, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो ग्वारेक्स इंडेक्स है उसके अंदर अंडरलाइन कमोडिटीज ग्वारगम और ग्वारसीड है। तो अगर हम ग्वारसीड के लिए प्रोडक्शन वेट निकालना चाहे तो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्वारसीड डिवाइड में टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ग्वारगम और ग्वारसीड का मिला के, तो प्रोडक्शन वैल्यू आ जाएगा आपका। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लोग एवरेज लास्ट 5 ईयर्स का, हर फाइनेंशियल ईयर का एवरेज स्पॉट प्राइस और प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। तो एवरेज स्पॉट प्राइस इंटू प्रोडक्शन हर फाइनेंशियल ईयर का मल्टीप्लाई करके हम पिछले 5 ईयर का उसको सम करेंगे और फाइनल एवरेज आउट करके वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा उस कमोडिटी के लिए। जब हमने प्रोडक्शन ऑफ वेट्स जो है ये फैक्टर कैलकुलेट कर लिया प्रोडक्शन वेट, तो हम लोग दूसरा फैक्टर जो है लिक्विडिटी वेट उसको कैलकुलेट करेंगे। ये हमें बेसिकली बताता है कमोडिटी किस तरीके से लिक्विड है एक्सचेंज पे। तो लिक्विडिटी वेट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ट्रेड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ट्रेड वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। तो अगर हम जो पिछले स्लाइड में हमने एग्जांपल यूज किया था ग्वारेक्स के अंदर जो ग्वारसीड कमोडिटी है उसी को एक्सटेंड करना चाहें, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें ग्वारसीड के लिए लिक्विडिटी वेट निकालना है तो हम निकालेंगे ट्रेड वैल्यू ऑफ ग्वारसीड डिवाइडेड बाय ग्वारगम और ग्वारसीड, जो दोनों अंडरलाइन कमोडिटीज हैं उसका मिला के टोटल ट्रेड वैल्यू क्या होगा। तो जो ट्रेड वैल्यू है उसका मतलब है कि जो टोटल वॉल्यूम इन करोड़ हुआ है कमोडिटी का, जो ट्रेड हुआ है एक्सचेंज पे इन द लास्ट 12 मंथ्स, तो उसको यूज करके हम लोग ट्रेड वैल्यू निकाल रहे हैं। जब हमारा पहला फैक्टर जो हमने निकाला प्रोडक्शन वेट, दूसरा फैक्टर जो हमारा लिक्विडिटी वेट है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम उस कमोडिटी का फाइनल इंडेक्स परसेंटेज निकाल लेंगे। इंडेक्स के अंदर उसको हम निकालेंगे 50-50% वेटेज देंगे, दोनों जो लिक्विडिटी पर वेट निकाला था हमने और जो प्रोडक्शन वेट निकाला था उन दोनों को 50-50% वेटेज देके फाइनल इंडेक्स परसेंटेज निकाल लेंगे। और इस इंडेक्स में इंडिविजुअल कमोडिटी का जो मैक्सिमम वेटेज है वो 30% है और मिनिमम वेटेज मैक्सिमम वेटेज 70% है और मिनिमम वेटेज 30% रखा गया है। तो जो कमोडिटी वेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 है वो मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो जो एनसीडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स है उसके अंदर ग्वारसीड का वेटेज जो है वो 63% है और ग्वारगम का 37% है। वहीं जो एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स है उसके अंदर सोयाबीन का 68% वेटेज है और सोया ऑयल का 32% वेटेज है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों इंडेक्स के अंदर, जो पहले मैंने आपको एग्रीडेक्स बताया वो और जो अभी मैं सेक्टोरल इंडेक्सेस को बता रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। तो एक जो बहुत बेसिक डिफरेंस, बहुत जो मेन डिफरेंस है, जो एग्रीडेक्स इंडेक्स था वो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स था जो बहुत अच्छा मूवमेंट भी दे चुका है। अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर उसने अराउंड 50% रिटर्न दिया है मैक्सिमम, तो मूवमेंट उसका बहुत अच्छा है। पर वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स था और वो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स था, 10 कमोडिटी से मिलकर बना था। वहीं अगर हम जो अभी ये दोनों इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो ये प्राइस बेस्ड इंडेक्स है। प्राइस बेस्ड इंडेक्स का के साथ इसलिए जा रहे हैं इस बार कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, आप लोग बहुत मार्केट बहुत इजीली इसको समझ सकता है, बहुत आसानी होगी इसे ट्रेड करने के लिए। और सिंगल इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें एक सेक्टर को, आप एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे जो ग्वारेक्स इंडेक्स है उसके अंदर ग्वार कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज रिप्रेजेंट हो रही हैं और जो सोयाडेक्स इंडेक्स है उसके अंदर सोया कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज रिप्रेजेंट हो रही हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस इंडेक्स का, जो सेक्टोरल इंडाइसेस है उसमें, इसमें जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास 3 डिफरेंट जो है इंडेक्स की स्पॉट सीरीज अवेलेबल होंगी। तो जैसे आप एग्रीडेक्स में देखते थे तो एक स्पॉट सीरीज अवेलेबल होती थी, आप इस इंडेक्स में, इन इंडाइसेस में देखेंगे जो सेक्टोरल इंडाइसेस में आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी एक पर्टिकुलर टाइम पे। इस पॉइंट को मैं अब आगे आने वाले एक एग्जांपल में बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है इस इंडेक्स को ये जो इंडाइसेस हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो P1 और P2 जो है दो कमोडिटी का इंडेक्स है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं P1 फर्स्ट कमोडिटी की प्राइस है और P2 सेकंड कमोडिटी की प्राइस है। सो टू कैलकुलेट द इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकंड कमोडिटी इंटू Q2 बाय 100। तो जो Q1 और Q2 हैं ये पूरे ईयर सेम रहेंगे, पूरे एक फाइनेंशियल ईयर सेम रहेंगे। और आप लोग जानना चाहेंगे Q1 और Q2 क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि Q1 और Q2 जो है अमाउंट ऑफ कमोडिटी है मेट्रिक टन्स जो एक इंडेक्स के लॉट के अंदर होगी। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जैसे कि हमने पहले जो वेटेजेस निकाले थे कमोडिटीज़ के
तो उन वेटेजेस को यूज़ करके अगर हम आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं या हेज बेस्ड ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हमने उनको ईजी करने के लिए, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेटर बताने के लिए, हमने इन वेटेजेस को सिंपली कन्वर्ट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लायर। तो आपको क्वांटिटी मल्टीप्लायर क्या बता रहे हैं कि एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना एम्प्टी एक कमोडिटी है और कितना एम्प्टी दूसरी कमोडिटी है। सो हियर अगर आप देखेंगे, अगर हम ग्वार इंडेक्स की बात करें जो ग्वारेक्स है, तो उसके अंदर एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर 7 एम्प्टी ऑफ ग्वार सीड है और 3 एम्प्टी ऑफ ग्वारगम है। तो आपको अलग से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि एक लॉट के अंदर ग्वार सीड का 7 एम्प्टी है, ग्वारगम का 3 एम्प्टी है। वहीं अगर हम सोया इंडेक्स की बात करें जो सोयाडेक्स है, उसके अंदर एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर 7 एम्प्टी सोयाबीन और 1 एम्प्टी रिफाइंड सोया ऑयल है। तो हम ये जो 7 और 3 है, इनको हम इन प्लेस ऑफ Q1 और Q2 रख देंगे और इजीली इंडेक्स कैलकुलेट होने लग जाएगा विथ द एडजस्टमेंट दैट हैज़ टू बी डन। तो ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, आपको अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, इजीली समझ सकते हैं एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना एक कमोडिटी है, कितना दूसरी कमोडिटी है। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी बिहाइंड इट। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने पहले बात करी थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास इस ये जो इंडाइसेस है, इनके अंदर 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज अवेलेबल होंगी। उस पॉइंट के साथ मैं क्या बताना चाहता था वो मैं आपको इस एग्जांपल में बताने की कोशिश करूंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम जून मंथ में हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें और 1 जून को देखते हैं, तो हमारे पास स्पॉट के लिए क्या सीरीज अवेलेबल है। तो हम देखेंगे आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल होंगी। एक होगी इंडेक्स सीरीज जून मंथ की, एक होगी इंडेक्स सीरीज जुलाई मंथ की और एक इंडेक्स सीरीज अगस्त मंथ की। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज करके आपको बताना चाहूँ तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, हम जिस भी महीने में होंगे एक इंडेक्स सीरीज उस महीने की होगी, एक उसके नेक्स्ट महीने की इंडेक्स सीरीज होगी और एक उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने की इंडेक्स सीरीज होगी। जिसका मतलब जो उस महीने की सीरीज होगी वो एक नियर मंथ की सीरीज हो गई, जो उसके नेक्स्ट महीने की सीरीज है वो मिड मंथ की सीरीज, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने की सीरीज फार मंथ की सीरीज हो गई। तो आपके पास एट वन पर्टिकुलर टाइम 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं। और जो डिफरेंस है इन तीनों इंडेक्स सीरीज के कंप्यूटेशन करने में या वैल्यू कंप्यूट करने में, उनकी प्राइसेस का है, प्राइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो Q1 और Q2 हैं, ये आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर सेम रहने वाले हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी, अगर ग्वार इंडेक्स है तो 7 और 3 था, और अगर सोया इंडेक्स था तो 7 एम्प्टी सोयाबीन और 1 एम्प्टी रिफाइंड सोया ऑयल था, तो पूरे ईयर सेम रहेंगे। और जो प्राइसेस हैं ये चेंज होंगी। तो प्राइसेस जो जून कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखेंगे, जून इंडेक्स सीरीज कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें जो जुलाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उस अंडरलाइन कमोडिटीज का, जैसे सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का, यहाँ हम सोया इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो जुलाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस यूज करेंगे हम टू कैलकुलेट जून सीरीज। वहीं अगर हम जो हमारे नेक्स्ट सीरीज है इंडेक्स सीरीज फॉर जुलाई मंथ उसकी बात करें, तो उसमें हम अगस्त इंडेक्स सीरीज कैलकुलेट करेंगे फॉर सोयाबीन। अगस्त इंडेक्स सीरीज की हम प्राइसेस यूज करेंगे सोयाबीन रिफाइंड सोया ऑयल की टू कैलकुलेट इंडेक्स सीरीज फॉर जुलाई। वहीं अगर हम अगस्त मंथ की सीरीज की बात करते हैं जो इंडेक्स की सीरीज है, उसके अंदर हम सितंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है सोयाबीन रिफाइंड सोया ऑयल का, उसकी प्राइसेस यूज कर रहे हैं। तो हम जिस भी इंडेक्स सीरीज को कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस यूज कर रहे हैं इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं। अगर मैं उसी पॉइंट को आपको एक चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश करूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम मई महीने में होते तो एक तो सेम महीने की इंडेक्स सीरीज होती, तो जो नियर मंथ की सीरीज है वो मई मंथ की सीरीज है, जो मिड मंथ की सीरीज है उसका नेक्स्ट मंथ है जून मंथ, उसकी सीरीज है, और उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ फार मंथ की सीरीज है। ऑन द लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ इंडेक्स सीरीज एक्सपायर हो जाएगी। तो मई की इंडेक्स सीरीज लास्ट बिजनेस डे जो है उसका 31 ऑफ मई उस दिन एक्सपायर हो जाएगी। बट एज सुन एज जून स्टार्ट होगा तो एक और इंडेक्स सीरीज लाइव हो जाएगी जो होगी अगस्त मंथ की। तो आपके पास फिर से 3 सीरीज अवेलेबल हो गई एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब जैसे हम जून मंथ में आ गए हैं, तो नियर मंथ की सीरीज जून मंथ की सीरीज है, मिड मंथ की सीरीज जुलाई मंथ की सीरीज है, और फार मंथ की सीरीज अगस्त मंथ की सीरीज है। सो आपके पास एक वन पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल हो जाती है, ऐसा स्पॉट जिन पे आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एनसीडेक्स सोया डेक्स जो इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस की, तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो सोया कमोडिटीज़ हैं दे आर एक्चुअली मूविंग हायर 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 एंड हायर। तो आप देखेंगे 2021 में, तो इन मार्च एंड अप्रैल अगर आप देखते हैं तो अराउंड 35% तक इन दोनों ने कंबाइंड रिटर्न दिया है, जो सोयाडेक्स इंडेक्स है।
ऑन मंथ बेसिस पे हम देखेंगे तो सोएडेक्स इंडेक्स हैज बीन गिविंग वेरी वेरी हाई रिटर्न्स दिस पर्टिकुलर ईयर। और अगर आप एवरेज जो एनुअलाइज वॉलिटिलिटी है इस इंडेक्स की वो भी आप देखेंगे तो इट इज़ प्रिटी डिसेंट, अगर कोई यूज़ करना चाहे इस प्रोडक्ट को तो। वहीं अगर हम ग्वारेक्स इंडेक्स की बात करें तो ये जो इंडेक्स है, दिस इंडेक्स हैज मूव अप एंड डाउन बोथ साइड्स। तो यू हैव अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने के लिए भी नीचे जाने के लिए। आप देखेंगे तो एज हाई एज 12.42% इस इंडेक्स ने रिटर्न दिया इन अ मंथ, और -12.20% तक भी ये नीचे गया है। तो यू कैन टेक द अपॉर्चुनिटी बोथ साइड्स। दिस इंडेक्स ऑल्सो हैज़ अ वेरी डिसेंट एनुअलाइज्ड वॉलिटिलिटी इफ यू कैन सी इन द चार्ट। ये जो डेटा है ये अप्रैल 2018 से जून 2021 तक के लिए है। तो वाई दी सेक्टोरल इंडाइसेस, क्यों हम इनको यूज़ कर सकते हैं, या क्यों ऐसा हम देख सकते हैं स्पॉट, या हम इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो लेस कॉस्ट इन्वॉल्व है अगर हम इनमें ट्रेड करना चाहें तो। कैश सेटल्ड प्रोडक्ट हैं ये जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ज़्यादातर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। इस इंडेक्स जो इंडाइसेस होते हैं ये प्योरली कैश सेटल्ड प्रोडक्ट हैं, तो कोई डिलीवरी का रिस्क नहीं है, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं डिलीवरी का जो भी रिस्क होता है। ऑन बेसिस ऑफ कैश ये सेटलमेंट होगा। लोअर मार्जिन इन्वॉल्व है इंडेक्स को ट्रेड करना है तो 10% मिनिमम इनिशियल मार्जिन रखा गया है फॉर ट्रेडिंग इन दीज इंडाइसेस। कोरिलेशन जो इन इंडाइसेस का है वो बहुत कम है अदर एसेट क्लासेस के जो इंडाइसेस हैं, अगर हम इक्विटीज में देखें निफ्टी के साथ भी। और ये जो इंडेक्स ऐसा स्पॉट भी अवेलेबल है, ये आपको एक आइडिया बताता है, एक डायरेक्शनल इंडिकेटर बन जाता है आपके लिए जो उस पर्टिकुलर सेक्टर की कमोडिटीज है उनके लिए। तो अगर आपको मैं बताना चाहूँ, आप अभी अगर इंडेक्स को वॉच करेंगे जो सोएडेक्स इंडेक्स है, तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय सोया की जो कमोडिटीज हैं, सोया कॉम्प्लेक्स की जो कमोडिटीज हैं किस ट्रेंड में मूव कर रही हैं, आर दे बुलिश इन नेचर और बेयरिश इन ट्रेंड। तो आपको एक ये आइडिया लग जाता है इस इंडेक्स को देखने से। तो एक डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इंडेक्स ने रिटर्न्स हायर दिए ही हैं, पर इजी टू ट्रेड है ये। तो जैसे एक लॉट के अंदर कितना एम्प्टी एक कमोडिटी है, एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना एम्प्टी एक कमोडिटी का पार्ट है, और कितना एम्प्टी दूसरी कमोडिटी कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो बहुत ईजी हो जाता है इस इंडेक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरीके से ये इंडेक्स मूव करेगा। और लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एट मैक्स अराउंड 1 रुपीज़ रखा जाएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन इंडाइसेस में ट्रेड करने के लिए, इन इंडाइसेस के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो आर्बिट्राज बेस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इन द प्रीवियस एग्जांपल जो यहाँ पे हमने बात करी, ये जो यहाँ पे हमने बात करी क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स की, एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर, सोया इंडेक्स के अंदर सोयाबीन 7 MT है और रिफाइंड सोयल 1 MT है। तो यूजिंग दैट हम लोग इंडेक्स के अंदर और अंडरलाइन कमोडिटीज के अंदर जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में अपोजिट पोजीशन लेके जो आर्बिट्राज बेस अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड वन ऑफ द मेन पॉइंट्स व्हाई वी कैन यूज इट इज कि सेबी जो है, सेबी ने रिसेंटली जो है अलाउ किया है बेनिफिट्स इन द कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स। तो क्रॉस मार्जिन बेनिफिट आपको प्रोवाइड इसमें हो सकता है कि अगर आप जब इंडेक्स में पोजीशन लेते हैं और अंडरलाइन कमोडिटीज में पोजीशन लेते हैं, आपको क्रॉस मार्जिन बेनिफिट का फ़ायदा मिल सकता है। तो जो टोटल मार्जिन आपका लगना चाहिए उससे कम आपका मार्जिन लगेगा, सिर्फ 25% आपका टोटल कंबाइंड मार्जिन लगेगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये इंडेक्स जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो है कैलेंडर स्प्रेड्स की। सो जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया था, 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज की हम बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर समय पे ऐसा स्पॉट। तो एक नियर मंथ की सीरीज है, एक मिड मंथ की सीरीज है और एक फार मंथ की सीरीज है। तो आप फार या नियर या मिड या नियर के बीच में जो भी एक स्प्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है बेस्ड ऑन द इंडेक्स वैल्यूज, आप जो है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही डिसेंट प्रोडक्ट है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं उसके जो कॉन्टेक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं दोनों इंडाइसेस के, वो आपको उनकी जो हाइलाइट्स हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। वहीं अगर हम ग्वार इंडेक्स की बात करें, जो ग्वारेक्स इंडेक्स है, तो 3 सीरीज दिख रही हैं। एक ग्वारेक्स नियर की सीरीज है, एक ग्वारेक्स मिड और एक ग्वारेक्स फार की सीरीज दिखेगी आपको। टिक साइज जो है वो 1 रुपये रखा गया है इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए। जो जब ये लॉन्च होंगे तो 1 रुपये इनका टिक साइज होगा। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो होगी एक लॉट के अंदर 100 यूनिट्स हैं। और एक्सपायरी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रखी गई है, सिमिलर टू एग्रीडेक्स। और मिनिमम इनिशियल मार्जिन जो है वो 10% होगा फॉर ट्रेडिंग इन दीज इंडाइसेस।
वहीं अगर हम इंसिडेक्स सोएडेक्स इंडेक्स की बात करें तो सारे जो पैरामीटर्स हैं दे आर सिमिलर टू ग्वारेक्स इंडेक्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग आवर्स, क्योंकि जो ट्रेडिंग आवर्स रखे गए हैं सोएडेक्स इंडेक्स के, ये सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेड होगा सोएडेक्स इंडेक्स, क्योंकि जो अंडरलाइन कमोडिटी है ये सुबह रिफाइंड सोया ऑयल वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक ट्रेड होती है। वहीं जब हम एनसेडेक्स ग्वारेक्स इंडेक्स की बात कर रहे थे तो जो ट्रेडिंग आवर्स हैं वो उसकी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही रखे गए हैं, क्योंकि जो अंडरलाइन कमोडिटीज़ हैं ग्वारगम हुआ और जो ग्वारसीड हुआ वो दोनों सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही ट्रेड होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज रिगार्डिंग द कमोडिटी इंडाइसेस। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टर गाइडलाइंस है कि डूज एंड डोंट्स की क्या हमें करना चाहिए टू बी सेफ इन द मार्केट और क्या हमें नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम डूज की बात करें तो हमें जो सेबी या एक्सचेंज का सर्कुलर है अवेलेबल ऑन द एक्सचेंज वेबसाइट उसे पढ़ना चाहिए ध्यान से। हमें ट्रेड करना चाहिए ओनली थ्रू एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर। केवाईसी मैंडेट यूनिट क्लाइंट कोड को फिल करना चाहिए। इंसिस्ट करना चाहिए हमें कि बिल या कॉन्ट्रैक्ट नोट्स फॉर एवरी सेटलमेंट हमारे पास हो। इंश्योर करना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें मिला है कंटेन्स ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सच एज मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड क्वांटिटी, ट्रेड रेट एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज। क्रॉस चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक ट्रेड जेन्युइननेस थ्रू ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल ऑन एक्सचेंज वेबसाइट, पे रिक्वायर्ड मार्जिन एंड एमटीएम ऑब्लिगेशन इन टाइम एंड अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए, बी अवेयर। और हमें रिस्क जितने भी होते हैं डब्बा ट्रेडिंग से रिलेटेड वो हमें अवेयर होना चाहिए। रिकनसाइल करना चाहिए जो हमारे स्टेटमेंट हैं ट्रांजेक्शन्स जो हमने करे हैं उसके सारे, और इशू अकाउंट पेई चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट इन नेम ऑफ द ब्रोकर एसेट अपीयर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट स्लैश सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। Portfolio management services aren't permitted in commodity market. Beware before parting funds under portfolio management. अगर हम डोंट्स की बात कर लें कि हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें डोंट डील विथ अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज। हमें जो अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज हैं उनके साथ डील नहीं करना चाहिए। द लिस्ट ऑफ द मेंबर्स जो रजिस्टर्ड हैं उनकी अवेलेबल होती है एक्सचेंज वेबसाइट पे, उन्हीं से रिलेट होकर ट्रेड करना चाहिए। डोंट अंडरटेक ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन। हमें कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। जो एलरिंग अपने जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, रूमर होते हैं, हॉट टिप्स होते हैं ऑन एनी प्रॉमिस ऑफ एश्योर्ड रिटर्न्स, अपना खुद का हमें रिसर्च करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए एंड यूजिंग दैट हम लोग अपने ट्रेड्स करने चाहिए। डोंट स्टार्ट टेकिंग ट्रेड बिफोर अंडरस्टैंडिंग रिस्क डिस्क्लोजर क्लॉज। डोंट एक्सेप्ट अंडरसाइंड एंड डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। डोंट फॉल प्रे टू मार्केट रूमर्स। डोंट लेट रिस्क अगेंस्ट द पोजीशन एक्यूमुलेट बियॉन्ड योर कैपेसिटी टू बेयर। तो जो आपका पर्टिकुलर रिस्क एपेटाइट है उसके अंडर ही हमें अपना ट्रेड करना चाहिए, कि हमें समझ के कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट के अंदर। डोंट सिंपली गो बाय एनी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट प्रॉमिस मेड बाय एनालिस्ट एडवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स। डोंट गो बाय द रिपोर्ट प्रेडिक्शन मेड बाय वेरियस प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अपना खुद का एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें खुद एक अपना आइडिया होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, यूजिंग दैट हमें ट्रेड करना चाहिए। अब जो है मैं आप लोगों से कुछ 5 इजी सवाल पूछूंगा जिसके जवाब जो हैं आप चैट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स इन इंडिया। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है आईआरडीएआई, तीसरा ऑप्शन है पीएफआरडीए, चौथा ऑप्शन है सेबी। तो आप लोग अपने जवाब जो है चैट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, सेबी। सेकंड क्वेश्चन है वेदर सेबी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग आल्सो। तो इसका पहला ऑप्शन है ए यस, बी नो, सी नॉट श्योर, डी प्रोबेबली यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, नो, सेबी डजंट रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग।
Which of the following given which of the given factors affect the prices of the agri commodities? A, weather condition. B, agriculture production. C, changes in import and export policies. D, all of the three. So the answer for this is तीनों जो कंडीशन से फैक्टर्स हैं ए बी सी, और मतलब इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ द थ्री। वेदर कंडीशन पे भी इफेक्ट करता है, फैक्टर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी, और चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज। बी, व्हाट इज आर्बिट्राज? A, entering into sell and purchase transaction in spot market. B, entering into purchase transaction in spot and futures market, simultaneously entering into sale and purchase transaction in two or more markets. D, entering into sell transaction in spot and futures market. So the answer for this question is C, simultaneously entering into sell and purchase transaction in two and more markets. So which stock exchange is having major share of trading volumes in agricultural contracts? तो कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मेजर शेयर है एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का? तो ए है एमसीएक्स, बी एनसीडीईएक्स, सी आईसीईएक्स, डी बीएसई। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर है बी एनसीडीएक्स। एनसीडीएक्स का जो है मेजर शेयर है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स में। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट होके भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के हमारे साथ इस सेशन को समझने की कोशिश करी। धन्यवाद।